अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो लास्ट पार्ट था वो पार्ट नंबर 8 था। आज हमारा लेक्चर 3 का जो है वो पार्ट नंबर हमने कौन सा करना है बच्चों? पार्ट नंबर हमने 9 करना है और ये हमारा जो है आज का आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, थ्योरेटिकली इस चैप्टर 4 का आखिरी पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 9। और आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और आज जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी देखनी है और उसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है वो भी हम निपटाएंगे इंशाल्लाह आज ही। तो और उसके बाद अगर टाइम मिल गया हमें तो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द हेडिंग ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास क्या होती है? आप लिखेंगे सबसे पहले कि द फोर्स which is always directed towards the center of the circle, which is always directed, मैं इसके साथ साथ लिखवा भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, which is always directed towards the center of circle। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाए सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल होती है। तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक और डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं आप कि अ फोर्स व्हिच कीप्स अ बॉडी इन मूविंग इन अ सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो भी डेफिनेशन सही होगी, लेकिन जब आप अपनी बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको ये डेफिनेशन मिलेगी जो मैं लिखवा रहा हूँ, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है तो हम हेडिंग डालेंगे इसके बाद किसकी बेटा? एक्सप्लेनेशन की। और अगर अच्छे से समझिएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। जी बच्चों, तो ये तो हो गया आपके पास डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद हम किस चीज की बात कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालते हैं, उसके बाद हम हेडिंग डालेगी बेटा किसकी? एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में तुम क्या लिखोगे? सबसे पहली बात तो ये तुम एक बॉडी कंसीडर कर लो जिसका मास कितना है? m है। तुम क्या लिखा तुमने? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। कितना मास है उस बॉडी का? ऑफ मास m, जो कि रोटेट कर रही है किसके अंदर? सर्किल में रोटेट कर रही है, मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस। बॉडी ऑफ मास m जो कि रोटेट कर रही है किसमें? मूविंग इन अ सर्किल, एक सर्किल में रोटेट कर रही है जिसका रेडियस कितना है? मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r। जरा देखते जाइएगा बात को गौर से। ठीक है बच्चों, ये तो बात समझ में आ गई। और जाहिर सी बात है जब मूव कर रही है, मैंने कल भी बताई थी ये बात कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसकी स्पीड कैसी होती है? वो कांस्टेंट होती है। तो आप क्या लिखेंगे कि विद कांस्टेंट स्पीड v। कितनी होती है बेटा स्पीड? कांस्टेंट स्पीड जो है वो कितनी होती है आपके पास? v होती है। समझ में आ गई बात ये वाली? अच्छा जनाब, और तो फिर जब एक ऐसी बॉडी जिसका मास m है, जिस साइकिल में घूम रही है, उसका रेडियस r है और स्पीड जो है वो v है, तो आप क्या कह सकते हैं कि उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होनी चाहिए? द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हम कल पढ़कर आए हैं बड़ी डिटेल में, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या बन जाएगी? वही फॉर्मूला होगा, कोई नया फॉर्मूला तो ड्राइव हो नहीं जाएगा। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे ए सी इज, क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपके पास? आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये फॉर्मूला होता है, ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखें आपको मैंने एक बात कही कि जनाब जब बॉडी जो है घूम रही है सर्किल के अंदर तो जाहिर सी बात है कि अपनी पोजीशन अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करती है। बेशक अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, वो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक बात लिखने के बाद आप चलेंगे आगे कि एक सेंटेंस लिखेंगे कि सिंस द, बताएंगे आप ये बात कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। क्या लिखेंगे? सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अच्छा जादू तो होगा नहीं,
कि खुद ब खुद जो है वो चेंज हो जाए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। कोई ना कोई फोर्स लग रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो जनाब तो जब ये चेंज हो रही है मुसलसल तो किसकी वजह से हो रही है? हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जनाब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि भाई कंटिन्यूअसली इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ठीक है, कि भाई आपने क्या लिखा, कुछ ना कुछ फोर्स है जो उस बॉडी पे लग रही है, तो आप क्या लिखेंगे इसकी इंग्लिश में कि सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंटिन्यूअसली। जाहिर सी बात है, सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंटिन्यूअसली। सही होगी बात यहाँ तक, इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंटिन्यूअसली। सही है मामला यहाँ तक? ये तो आपने बता दिया कि सर उस बॉडी पे जो है वो कंटिन्यूअसली क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। जरा कंटिन्यूअसली तमीज से लिख दें, बहुत बदतमीज से लिख दिया था हमने कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली हमने तमीज से लिख दिया। सही है बेटा, ये तो हो गया एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंटिन्यूअसली। अच्छा, अब वो फोर्स बेसिकली है क्या? क्या नाम है उस फोर्स का? तो आप आगे बताएंगे सर जो फोर्स मुसलसल बॉडी के ऊपर लग रही है बेसिकली वही तो फोर्स है जिसके हम बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या लिखा आपने? दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वही फोर्स जो है जिसकी वजह से मुसलसल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वो फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? लिख देंगे एफ सी। आ गई बात समझ में? यहाँ तक ये वाली। अच्छा, जब ये मामला हो गया तो आप जानते हैं हमने तस्करा किया है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। आपने लिख दिया एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, बात चल रही है सेंट्रीपिटल की, तो हमने अभी यहाँ भी सी लगा दिया, यहाँ भी सी लगा दिया। एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ए सी इज वी स्क्वायर ओवर आर, सो वी आर सपोज टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। इट मीन्स कि क्या बन जाएगा? एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सही हो गई बात यहाँ तक? तो ये आपने ड्राइव कर लिया किसका फॉर्मूला? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया बच्चों। अच्छा, अब कल हमने बात की थी किस चीज की कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। तो सेम यहाँ भी आपने वैसे ही करना है। अब आप किस चीज की हेडिंग डालेंगे? अब आप हेडिंग डालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अब हेडिंग कैसे चलेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, एक साथ ही लिख दें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। एंगुलर वेलोसिटी, जिस पे वेलोसिटी कर लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। जिस तरीके से आपने वहां करवाया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में, आप उसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स में भी करवाएंगे। सही है बच्चों? अच्छा जनाब, किसी का सवाल आया, पहले वो देख लेते हैं कि किसी का सवाल क्या आया है हमारे पास। चार बार को लिख के भी ऊपर लाए, लिख के ये तो बोले जबान तमीज से संभाले के रखो है। इसने बोला क्या ना कि दागी पूछ कर, उससे पहले तुमने गारा को बोला था अल्लाह की कसम ये। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात की है कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या होता है? F इक्वल टू एम में होता है। सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। ठीक है, कहने का मकसद क्या है? बेसिकली कहने का मकसद ये कि फर्स्ट लॉ के मुताबिक आप ये बात पढ़कर आए ना कि जनाब अगर कोई बॉडी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, तो कहने दोनों लॉज मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। कौन से दोनों बात? आप कंफ्यूज हो गए इस चीज में कि देखिए मैं कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंटिन्यूअसली। ये तो बात है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि भाई आप फर्स्ट लॉ में पढ़कर आए थे कि अगर कोई बॉडी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में इसको लेकर आना तो हम क्या करेंगे? उस पर फोर्स लगाएंगे। तो यही बताया है इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का रेफरेंस देके कि जो बॉडी घूम रही है, जो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में आई है, वो आई किसकी वजह से? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक फोर्स की वजह से आई है। और वो फोर्स बेसिकली क्या है?
सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू m में होता है। सही होगी बात यारी, मैंने होता बाय मिस्टेक मैंने ये बोल दिया हो कि न्यूटन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन F बराबर है ma के। हो सकता है गलती से मैंने बोल दिया हो, लेकिन कहने का मकसद मेरा ये था कि जनाब जो बॉडी जो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रही है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो एक फोर्स है, ठीक है। और उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। फिर न्यूटन के ही सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू m में होता है। ठीक हो गई बात यहाँ तक, अब समझ में आ गया, अब तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि आपसे कह रहे हैं भाई ये तो आपने समझ गए बात कि यहाँ पर फॉर्मूला आ गया F इक्वल्स टू एम वी एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। फिर आपसे कहते हैं अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, कल भी बात की थी हमने ये वाली कि इफ ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी, इफ ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी एंड v be the लीनियर वेलोसिटी, v आपके पास क्या हो, लीनियर वेलोसिटी हो, देन द रिलेशन बिटवीन देम इज, अब तो रट गया होगा कि रिलेशन क्या होता है इनके दरमियान, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये बात हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद लास्ट टाइम हमने इसकी डेरिवेशन भी की थी, ठीक है। अब क्या करें, मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दूंगा, इसकी क्या लिखूंगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट हो जाएगी इसकी, तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट बन जाएगी, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, वी की जगह क्या आ गया, आर ओमेगा आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा वी की जगह पर, आर ओमेगा आ गया, ये आ गया आर ओमेगा और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, नीचे क्या है बेटा आर है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एफ सी इज इक्वल्स टू, एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। एक आर से एक आर जो है वो कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास क्या बन गया फॉर्मूला एफ सी का, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एम आर ओमेगा स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आ गई बात समझ में यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, तो अब क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे कि सर अगर हमारे पास कैपिटल टी टाइम पीरियड है, इफ टी बी द टाइम पीरियड, अगर टी आपके पास क्या है टाइम पीरियड है, तो आप क्या कह सकते हैं, देन इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, सही है। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आपके पास इफ टी जो है वो टाइम पीरियड है, अब ये बात जानते हैं जो फॉर्मूला होता है टी का टाइम पीरियड का पढ़ा कर आया था, क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यू कैन से दैट, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी। समझ में आ रही है बात ये वाली। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को पुट कर दोगे कहाँ, इस वैल्यू को पुट कर दोगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्या लिखोगे यहाँ पर तुम लोग, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 2, राइट, ये आप लिख देंगे इक्वेशन 2 में वैल्यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपने देखा कि ये बन गया एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर, ओमेगा की जगह आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू यानी कि 2 पाई ओवर टी, राइट। तो जब तुम स्क्वायर लोगे इस वैल्यू का, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको सही से लिख देते हैं तमीज से, इस इक्वेशन को क्या बन जाएगी इक्वेशन तुम्हारे पास, एफ सी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये तो हमारे पास आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अब एक काम करते हैं, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर चैप्टर 4 की थ्योरी भी खत्म हो गई है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पूरे लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो कंफ्यूजन वगैरह आई होंगी आप लोगों को वो इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से
डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर, अब वापस देखते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था, ताकि एक बार रिव्यू हो जाए तो अच्छी बात है। थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गई थी बच्चों को कि मैंने गलती से शायद न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ बोल दिया था, F इक्वल टू एम ए फ्लो में। वापस आते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। देखें सबसे पहली बात क्या कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास क्या है सर, ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाए, वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। लेट सपोज आप अपनी फिंगर में एक हैंगर लीजिए, अक्सर करते भी आप लोग ऐसा होंगे कि जब आप लोग के क्लोथ वॉश होके बेड पे रखे हुए होते हैं, कहीं रखे हुए होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे हैंगर्स रखे होते हैं। आप क्या करते हैं, उस हैंगर को अपनी फिंगर में लेते हैं और ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखें आपकी फिंगर की वजह से फोर्स जनरेट हो रही है, तो वो हैंगर घूम रहा है। जहां आपने फिंगर रोक दी, वो क्या होगा, हैंगर भी रुक जाएगा। ऐसे ही होगा ना बच्चों। तो बेसिकली हुआ क्या कि उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है बेसिकली वो क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो मैंने यही लिखा, मैंने क्या लिखा था, फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो कोई बात यहां तक। फिर अब हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। बेसिकली कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, हमने क्या कहा, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी जो कि घूम रही है जिसका मास क्या है, m है, और जिस सर्किल में घूम रही है उस सर्किल का रेडियस क्या है बच्चों, r है। ये बात जानते हैं कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए ये लाजिम है कि उसकी स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट हो, अदरवाइज वो इधर उधर निकल जाएगी। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जो जिसको आप लोग उर्दू में मौत का कुआं बोलते हैं, बेसिकली तो बाइक और गाड़ी चला रहे होते हैं, तो एक कंप्लीट ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करते, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे होते हैं। ठीक है, तभी तो जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे होते हैं तो उनकी बाइक या गाड़ी नीचे नहीं गिरती। जहां उन्हें अपनी स्पीड कम की या ज्यादा की, उनकी बाइक या गाड़ी नीचे गिर जाएगी। तो बेसिकली कोई जादू नहीं होता ये कि फिजिक्स पढ़ने वाले आप लोग हैं, आप लोग फौरन से बात जवाब दे सकते हैं लोगों को कि जादू नहीं है। बेसिकली है कि इन्होंने अपनी बाइक और जो गाड़ी चला रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड पे सेट की हुई है, दैट्स व्हाई वो नीचे गिरेगी नहीं। ठीक है, जब तक वो क्या ना कर लें, अपनी स्पीड को चेंज ना करें। अच्छा जनाब, तो जब जाहिर है कि इस कांस्टेंट स्पीड v है, जिस सर्किल में घूम रहे हैं उसका रेडियस r है और बॉडी का मास m है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बॉडी की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, AC इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r होगी। ठीक है, अब कहा क्या गया, कहा ये गया कि आपने यहाँ तस्करा कर दिया कांस्टेंट स्पीड का। सवाल उठता है जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने उस वक्त जवाब नीचे दिया, क्या कह रहे हैं, सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग, तो ये क्योंकि डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जाहिर है कि बॉडी घूम रही है किसी ना किसी फोर्स की वजह से, बॉडी मूव क्यों करती है, किसी ना किसी फोर्स की वजह से। किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था अपने फर्स्ट लॉ के अंदर। क्या कहा था कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तभी बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में आएगी, यानी कि मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक जो है, यहां तक बात खत्म हो गई किसकी, फर्स्ट लॉ की। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, बॉडी भी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, वही फोर्स बेसिकली क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और देखें, आसान कर सकते हैं आप लोग, अगर कंफ्यूज ना हो तो देखें, एक चीज और मैं लिख दूं कि आसान करने के लिए बात को, कि जनाब आप ये कह लें कि उसके बाद अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख दें अपने आसानी के लिए, क्या लिख दें कि अकॉर्डिंग टू, अब बात कर रहे हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिस न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया कि ये चीज क्या होती है, फोर्स होती है, तो उसके अगले ही लॉ में यानी कि सेकंड लॉ के अंदर न्यूटन ने ये भी बता दिया कि उस लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल्स टू ma होता है। ठीक है, बात कर रहे हो तुम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो तुमने क्या किया, F इक्वल्स टू ma के साथ c लगा दिया, c लगा दिया। एज वी नो द वैल्यू ऑफ AC दैट इज v स्क्वायर ओवर r, देन वी आर सपोज्ड टू पुट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज v स्क्वायर ओवर r। हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दी v स्क्वायर ओवर r की वैल्यू। तो इन शॉर्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, mv स्क्वायर ओवर r बन गया। ठीक हो गई बात यहां तक। फिर तुमसे कह रहे हैं कि बेटा यही फॉर्मूला मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी की सूरत में और टाइम पीरियड की सूरत में। तो तुम ये बात जानते हो कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। v तुम्हारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी, एंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज v इक्वल्स टू r ओमेगा। Then we have to put the value of linear velocity in equation number 1। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एफ सी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर ओवर आर कर दिया। इसका स्क्वायर हुआ आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बन गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। नाउ द फॉर्मूला बिकम्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर
2, ये वाली बात समझ में आ गई। फिर हमने कहा कि भाई अगर t जो है टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए, यानी कि या यूं समझ लें कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगेगा वो बेसिकली क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई/ओमेगा होता है। मैं बता चुका हूँ क्यों होता है, जब हमने रिलेशन फॉर टाइम पीरियड पढ़ा था वहाँ पे फॉर्मूला पढ़कर आए थे, तो इसको मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ ले आया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/टी बन गया। फिर मैंने क्या किया कि इस ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, कौन सी वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई/टी। बाहर स्क्वायर था, दैट्स वाई हर टर्म का स्क्वायर हो गया, क्या बन गया, 4 पाई² टी²। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा आप लोगों का सेंट्रीपिटल फोर्स का इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, 4 पाई² mr/t² इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। पेपर में जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स ना होने के बराबर आई है, लेकिन चूंकि सिलेबस का हिस्सा था इसलिए पढ़ाना जरूरी था। यहाँ पर आप लोगों की जो है वो थ्योरी खत्म हो गई। टाइम मेरा ख्याल से हमारे पास 10 मिनट से भी कम रह गए हैं, तो बेहतर मेरा ख्याल से यही है कि हम इंशाल्लाह मंडे को अगर हमारी रिकॉर्डेड सेशन होता है तो हम न्यूमेरिकल आपको भेज देंगे करके, वरना आप ट्यूसडे से तो आप लोग सेंटर आ ही रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है कि सेंटर्स जो हैं वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे और आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगी हमारी। अगर मंडे को जो है वो सेशन रिकॉर्डेड सेशन आया तो आप लोगों के पास जो है वो न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह इसके बाद हम आप लोगों से कुछ बातचीत करते हैं।